हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 4। इसमें देखिए बताने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर अनेक प्रकार की संख्याएं की जा सकती हैं। इसके प्रगुण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, उसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, और तीसरा है पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के प्रगुण, और चौथा है पूर्ण संख्याओं के भाग के प्रगुण। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये पहला वाला देखेंगे पूर्ण संख्याओं पर योगफल के प्रगुण। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के योगफल के प्रगुण निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, योग का संवरक प्रगुण। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, जैसे देखिए कोई भी दो पूर्ण संख्या है उसका योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। यही इसमें बताया गया है पहला जो है। तो जैसे देखिए 5 + 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। ये जो है पूर्ण संख्या है। तो यही इसमें बताया गया है कि कोई भी पूर्ण संख्या है, कोई भी दो पूर्ण संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही होगा। तो अब देखिए दूसरा क्या है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगफल अपरिवर्तित रहता है। जैसे देखिए अगर दो संख्या है उनको जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अगर 5 में 2 जोड़िए चाहे 2 में 5 जोड़िए एक ही आएगा। 5 2 कितना होगा 7 होगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी 7 होगा। तो यही लिखा गया है। क्रम को चाहे पलट दीजिए, अगर 5 2 है तो 2 5 लिख के जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। यही इसमें बताया गया है। तो अब देखिए तीसरा क्या है, योग का तत्समक अवयव। योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या के शून्य कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें जब शून्य जोड़ देंगे तो योगफल में कोई परिवर्तित नहीं होगा। मतलब जो वो पूर्ण संख्या है वही आएगा। अगर 0 जोड़ेंगे तो वही इसमें लिखा गया है। जैसे देखिए अगर 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यही इसमें लिखा गया है। कोई भी पूर्ण संख्या उसमें 0 जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए आगे चौथा, योग का साहचर्य प्रगुण। यदि 3 संख्याओं के योग में पहली 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दिया जाए तो वह योगफल तीनों संख्या के योगफल के बराबर हो जाता है। जैसे देखिए 4 प्लस उसके बाद क्या है 1 + 5 = 10। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, और यहाँ पर ऐसे इसको लिख के जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। 4 + 1, उसके बाद यहाँ पर +5 लिखेंगे तो भी 10 आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। 4 + 1 + 5 उसके बाद कोष्टक बंद बराबर 4 + 1 उसके बाद +5। यही इसमें बताया गया है। चाहे ये जो दोनों पीछे वाली संख्या है इन दोनों को जोड़िए, चाहे ये आगे वाले दोनों संख्या को जोड़ के करिए तो भी वही आएगा। साहचर्य नियम यही है। तो अब देखिए आगे पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण। तो देखिए ये भी वैसे ही लिखेंगे। तो इसमें पहला क्या है, घटाने के संवरक प्रगुण। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के अनुसार 2 पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव
पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे दो संख्या है उसके घटाने पर कोई सदैव पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए अगर 2 में 5 घटाएंगे और आप लिखिए 5 में 2 घटाना है, तो जब इसको घटाएंगे 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और जब यहाँ पर 2 में 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो इसीलिए ये दोनों संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं होगा घटाने पर। या फिर कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अगर 7 8 लिखेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर 8 और 7 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। यही है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या है उसको घटाएंगे तो संख्या सदैव पूर्ण नहीं होगा। तो अब देखिए आगे घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने के प्रगुण में क्रय विनिमय नियम लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के घटाने के क्रम को बदलने पर घटाव पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। उसके बाद जब 5 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये अंतर है, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर 1 आया। इसका मतलब 4 - 5 बराबर नहीं है 5 - 4 के। यही इसमें लिखा गया है। तो अब देखिए आगे घटाने में शून्य की तत्समकता। घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। जैसे देखिए 7 - 0 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और अगर यहीं पर 0 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। यही लिखा गया है कि 7 - 0 बराबर नहीं है 0 - 7 के। अब देखिए चौथा घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6 - 3, उसके बाद ये देखिए कोष्टक में -2 बराबर 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब इसको जब लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर देखिए जैसे कोई है 6 - 3 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए -2। अब देखिए इतना बराबर, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 6 - 3 उसके बाद -2। इसको देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इतना बराबर इतना नहीं होगा। यही इसमें बताया गया है, ये जो चौथा वाला है। अब देखिए आगे पूर्ण संख्याओं पर गुणा का प्रगुण। तो देखिए यहाँ पर पहला गुणनफल का समन्वय प्रगुण क्या है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल समन्वय प्रगुण के नियम का पालन करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एवं पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब दो पूर्ण संख्या है तो उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे देखिए अगर 2 × 3 है तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ये देखिए पूर्ण संख्या है जो 6 है। ये दोनों पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे देखिए अगर और कोई है 6 × 5 जब लिखेंगे तो इसको 30 लिखेंगे। ये देखिए पूर्ण संख्या है। तो यही इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे गुणन का क्रय विनिमय प्रगुण। इस नियम का भी पालन पूर्ण संख्या द्वारा किया जाता है। इसमें गुणन को क्रम बदलने पर भी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए 3 में 5 का गुणा कराएंगे तो भी 15 आएगा। अगर 5 का गुणा 3 में कराएंगे तो भी 15 आएगा। इसका मतलब
3 का गुणा 5 में कराएंगे तो भी 15, और 5 गुणा 3 में कराएंगे तो भी 15 आएगा। तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका क्रम बदलने पर। अब देखिए आगे, शून्य का गुणन प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए कोई भी संख्या है उसमें अगर शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए अगर 5 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो भी शून्य आएगा, 6 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो भी शून्य आएगा। यही इसमें लिखा गया है। कोई भी संख्या है उसमें अगर शून्य का गुणा कर दिया जाए तो शून्य ही आता है। अब आगे देखिए, गुणन का तत्समक अवयव। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए कोई भी संख्या है उसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, जो है वही प्राप्त होगी, जिसे गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए अगर 5 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 5 आएगा, अगर 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो भी 8 आएगा। इसका मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या आएगा। अगर 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब आगे देखिए, गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या है, गुणन संक्रिया का योग पर विवरण नियम। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग का विवरण नियम। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे 4 उसके बाद कोष्टक में 2 + 5 है। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 4 उसके बाद कोष्टक में 2 + 5। देखिए अगर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए चिन्ह कुछ नहीं लगा, इसका मतलब गुणा करना है। तो इस 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब इस 5 का गुणा इस 4 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और प्लस 20 कितना हो गया, जोड़ लिए तो 28, यही आएगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। तो अब आगे देखिए, जैसे अगर और कोई अगर प्रश्न है ऐसे ही तो इसको देखिए, जैसे करिए 3 उसके बाद कोष्टक में 2 + 6 है, तो इसको देखिए लिख सकते हैं 3 गुणित्ते 2 और उसके बाद प्लस 3 गुणित्ते 6 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ गया, उसके बाद प्लस 18 तो जोड़ लिए कितना आ गया, 24 आ गया। ऐसे ही करते हैं। तो अब देखिए आगे, गुणनफल का वितरण नियम। तो देखिए गुणनफल का वितरण नियम क्या है, पूर्ण संख्याओं में गुणन घटनाएं घटाने का वितरण नियम का पालन करता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिख के करिए, इसको क्या है, 3 उसके बाद 6 - 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित्ते 6 लिख सकते हैं। उसके बाद आप माइनस अगले कोष्टक में लिखिए 3 गुणित्ते 8, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर -24 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, -6 आएगा। तो अब आगे देखिए, पूर्ण संख्याओं पर भाग का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण निम्नलिखित होते हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, भाग की संक्रियाओं में संवरक प्रगुण। तो ये क्या है, किसी पूर्ण संख्या में दूसरे पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः प्रगुण भाग संक्रिया पूर्ण संख्या का
संवरक नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 5, उसके बाद भागे 6 है, उसके बाद 2 भागे 5 है, ऐसे ही लिख लीजिए। तो अब आगे देखिए, शून्य में पूर्ण संख्याओं में भाग। कोई भी शून्य है उसमें पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा? किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर प्रक्रिया में परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए 9 है, उसके बाद यहाँ पर भागे 0 है, तो इसको भाग देंगे तो परिभाषित हो ही नहीं सकता। तो अब आगे देखिए तीसरा, पूर्ण संख्या में 1 से भाग। देखिए किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 8 का भाग 1 में दिए तो कितना आया? 8 आया। उसके बाद 100 में 1 का दिए तो कितना आया? 100 आया। और देखिए 0 में जब 1 का भाग देंगे तो ये संभव ही नहीं है। तो अब देखिए आगे चौथा देखिए, चौथा, किसी शून्येतर संख्या में उसी शून्येतर संख्या का भाग देने पर क्या होगा? देखिए किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। देखिए जैसे कोई भी संख्या है उसमें जब उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। जैसे देखिए अगर 10 है, 10 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो वही लिखा गया है, जो संख्या है अगर उसी संख्या में भाग देंगे उसी संख्या से तो 1 ही आएगा सदैव। तो अब देखिए आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में आप सबको बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।